हाय गाइस, गुड इवनिंग। दिस इज़ मिथुन सर। वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस अकेडमी। गाइस, हम लोग आज शॉर्ट रिवीजन ले लेंगे 9th स्टैंडर्ड मैथ्स जीएसईबी एनसीईआरटी का। जैसे कि कुछ स्कूल्स में कल एग्ज़ाम है तो उनके लिए ये एक सपोर्टिव वीडियो रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे गाइस हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करें तो चैप्टर 1 में ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, देन सिंप्लीफिकेशन, पी क्यू फॉर्म। ओके, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में गाइज आपको याद रखना है कि जब कभी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में नीचे दो टर्म होते हैं तो हमेशा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही अप्लाई करना होता है और कुछ आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में नीचे एक ही टर्म है तो उसी नंबर से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। देन गाइज पी क्यू फॉर्म में आपको ये याद रखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने नंबर रिकरिंग है, कितने नंबर के ऊपर बार है। पॉइंट के बाद जितने नंबर के ऊपर बार है उतने ज़ीरो से आपको मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सपोज़ कर लो कि 3.12 है और पॉइंट के बाद 1 और 2 के ऊपर बार है, मतलब 1 और 2 रिपीट हो रहा है। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। जिनको मेथड पता है उनको पता है कि क्या करना है। ओके, देन गाइस चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें फुल ऑफ एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन के सम्स हैं। आपको सबसे पहले आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए। द मेन थिंग इज़ कोई भी जब आप स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करते हो, ठीक है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर है या ए माइनस बी द होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है कि कोई भी स्क्वायर की आइडेंटिटी जब अप्लाई होती है तो उसका एक ही पैटर्न है, क्या, स्क्वायर रूट निकाल के होल स्क्वायर, ठीक है। कोई भी सम जब आप सॉल्व करोगे, मैं ओरली आपको सम सॉल्व करवाना नहीं सिखाता, मैं सिर्फ सिखा सकता, मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। रिकॉल में मैं आपको क्या बता सकता हूँ, दैट इज़ कि कोई भी जब आपको स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है तो गाइज आपको क्या करना होता है, स्क्वायर रूट निकाल के होल स्क्वायर। और कोई भी क्यूब की आइडेंटिटी जब आप अप्लाई करते हो तो ज़्यादातर पैटर्न में क्या होता है, क्यूब रूट निकाल के होल क्यूब। ओके, देन गाइज थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें तो उसमें मेनली होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है ग्राफ का, ठीक है। हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो आपका वाई एक्सिस है उसे वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। जब कभी प्लेन के अंदर ये दोनों लाइनें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है तो टोटल 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, उनको क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। पॉइंट का नाम ओरिजिन है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज़ 0 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या होता है गाइस, कोई भी ग्राफ के अंदर जब पॉइंट प्लॉट होता है उस पॉइंट के सामने एक x का नंबर होता है, उस पॉइंट के सामने एक y का नंबर होता है, ठीक है। पॉइंट के सामने जो x का नंबर होता है उसे हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं और जो पॉइंट के सामने y नंबर होता है, y एक्सिस का नंबर होता है, उसे हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं। साथ में कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है और इंडिविजुअली x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है गाइज एब्सीसा और y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है गाइज ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में से कॉ निकाल दो, ऑर्डिनेट। ओके, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। इसमें काफ़ी बार एक और चीज़ पूछी जाती है गाइज, याद रखना कि सपोज़ कर लो कि आपसे पूछा जा रहा है कि 0 5, ठीक है। 0 5 क्या है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 5। तो गाइज कभी भी याद रखना कि कोऑर्डिनेट्स में मतलब आपके x और y जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दोनों में से कोई भी एक अगर 0 हुआ तो आपको याद रखना है वो किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आता। अगर दोनों नंबर है जैसे फॉर एग्जांपल 4 5 -3 4 5 -4 दोनों नंबर है तो वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है, दैट यू नो। लेकिन अगर दोनों में से एक भी नंबर 0 हुआ तो आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो वो क्वाड्रेंट में नहीं आता, वो ऑन द लाइन आता है। अगर सपोज़ कर लो 0 5 है, ठीक है, तो x का 0 नंबर हुआ, y कोऑर्डिनेट आपका जो है दैट इज़ 5, तो जो 0 होता है ना वो उसको इग्नोर कर दो, उसको मत देखो, ठीक है। 0 के अलावा दूसरा कौन सा नंबर है, 5 है और 5 कहाँ पर है, y कोऑर्डिनेट पे है। तो गाइज आपको क्या करना है कि जो y एक्सिस का 5 है वहाँ पे आपको प्लॉटिंग कर देना है, मतलब कहाँ पे आएगा, ऑन द y एक्सिस आएगा। या और भी आपको बेटर बोलना है तो आप बोलो ऑन द पॉजिटिव y एक्सिस, क्योंकि आपका पॉजिटिव 5 है और वो y कोऑर्डिनेट वाला नंबर है तो y एक्सिस पे आएगा। अगर वो x कोऑर्डिनेट वाला नंबर होता तो वो x एक्सिस पे आता। फॉर एग्जांपल कि सपोज़ कर लो कि -3 0, अब 0 y कोऑर्डिनेट है उसको इग्नोर कर दो,
ठीक है। बाकी क्या बचा आपका -3, -3 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का नंबर है, ठीक है। वो एक्स कोऑर्डिनेट का नंबर है तो वो एक्स एक्सिस पे आएगा। लेकिन गाइज आपका नंबर कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो सिंपल वो ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस आएगा। ओके, क्लियर। देन गाइज जैसे 4th चैप्टर में 4 सॉल्यूशंस वाले सम है कि आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। तो उसमें गाइस क्या होता है कि आप ज़्यादातर क्या करते हो, आप y फॉर्म में कन्वर्ट करते हो लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे दिया हुआ है 2x + 3y = 5, तो आप 3y को बाहर रखते हो, 2x को वहाँ पे राइट हैंड साइड में लेके जाते हो, ठीक है। और जो y को आपने बाहर रखा जिसे हम कहते हैं y फॉर्म, ठीक है। तो ज़्यादातर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को y फॉर्म में कन्वर्ट करते हो जब गाइस कभी भी, फॉर एग्जांपल आपका इक्वेशन इस तरह फ्रेम हुआ है y = 2x + 5 / 3, डिवाइड में कौन सा नंबर आ रहा है, 3। तो गाइस इसमें क्या करना है, आपको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक नंबर सोचो जो एग्जैक्टली x की जगह पुट करके और 3 से डिवाइड हो रहा हो। फॉर एग्जांपल कि आपने 1 लिया और एग्जैक्टली सॉल्व हो गया, x की वैल्यू आपने 1 ली और एग्जैक्टली वो सॉल्व हो रहा है। तो नेक्स्ट नंबर गाइज आपको क्या लेना है पता है, 4। फिर आपको क्या लेना है, 7, क्योंकि डिवाइड में जो नंबर है 3, तो आपको 3 के गैप में नंबर लेने हैं। अगर डिवाइड में 4 होता तो पहला नंबर 1 आता, मतलब पहला नंबर अगर आपने x की वैल्यू 1 ली होती, ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर 5 आता, फिर 9 आता, फिर 13 आता, 4 के गैप में आता। इस तरह आप गैप में ले सकते हैं। ओके गाइस, देन गाइस अगर हम चैप्टर 6 की बात करें, चैप्टर 5 में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, वो आपको लर्न ही करने हैं, उसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। चैप्टर 6 में गाइस, चैप्टर 6 में जो मेन आपका पॉइंट है आपको जो याद रखना है गाइस, कि जब 2 लाइन पैरेलल हैं और तीसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, जो 3rd लाइन ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे टोटल 3 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं। एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देन गाइस पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो z होता है, और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल के टोटल 4 पैर बनते हैं। उसका शेप याद रखो करस्पॉन्डिंग एंगल का, कैसे, सीधा 7 बनना चाहिए, 2 सीधे 7 बनने चाहिए, 2 उल्टे 7, 2 सीधे L, 2 उल्टे L, तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको Z दिख रहा है, सीधा Z या उल्टा Z, ठीक है, तो 2 Z बनते हैं यहाँ पे, वो हो गया आपका पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और गाइस इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मैं इसको बोलता हूँ खोखा, मतलब बॉक्स, लेकिन एक तरह से खुला हुआ बॉक्स होता है, ठीक है। 3 साइड कवर होती है, एक तरह से खुला होता है, दैट इज़ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब वहाँ के दोनों एंगल का टोटल 180 होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। उसी तरह गाइस अगर 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनता है। लीनियर पैर भी बनता है गाइस, ठीक है। लीनियर पैर में उनका टोटल जो होता है 180 होता है, लीनियर पैर सप्लीमेंट्री होते हैं, उसके साथ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा सेम होते हैं गाइस, ओके, वो आपको याद रखना है। इसके साथ ही जब कभी कोई भी रेशियो वाला सम आता है तो आपको कोई भी एक अल्फ़ाबेट एज्यूम कर लेने का नंबर के साथ, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग x एज्यूम करते हैं, ओके। देन गाइस अगर हम हीरोन्स फॉर्मूला की बात करें, ठीक है। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या है गाइस, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरो कौन थे, हीरोन्स थे एक अलेक्जेंड्रियन मैथमेटिशियन, उन्होंने एक फार्मूला दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। हीरोन्स तो इंसान है भाई, ठीक है, उनका कोई फार्मूला नहीं है, उन्होंने फार्मूला दिया है, ठीक है, इसलिए उसका नाम हीरोन्स फार्मूला है। लेकिन एक्चुअली हम लोग फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन गाइस हीरोन्स फार्मूला कब अप्लाई होता है, जब ट्राइंगल की तीनों साइड अवेलेबल हो, तो कोई भी ट्राइंगल हो, अगर तीनों साइड अवेलेबल है तो आप हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर सकोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए आपको जो मेनली चाहिए वो आपको क्या चाहिए, आपको तीनों साइड अवेलेबल हैं तो आप हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, ओके। देन गाइस आप आ जाएं ग्राफ वाले चैप्टर पे, ठीक है, हिस्टोग्राम में खास करके। देखो हिस्टोग्राम में 2 टाइप के सम्स होते हैं। सबसे पहले अगर आपको हिस्टोग्राम बनाने को बोला गया है गाइस, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्लास लेंथ चेक करना है। अगर क्लास लेंथ इक्वल है, ठीक है, तो कोई कैलकुलेशंस नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूस क्लास होना चाहिए। कंटिन्यूस क्लास का मतलब होता है
कि फर्स्ट क्लास का जो अपर लिमिट है, ठीक है, फर्स्ट क्लास का जो अपर लिमिट का नंबर है वही सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट का नंबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड करोगे। बाउंड्री पॉइंट्स कैसे निकलती है, क्लास का जो लोअर लिमिट है, लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर है क्लास का, उसमें से आप 0.5 माइनस कर दोगे और जो क्लास का अपर लिमिट है उसके साथ आप 0.5 प्लस कर दोगे। ओके, तो आपको बाउंड्री पॉइंट्स निकल जाएगी। लेकिन ये कब करना है, जब पहली क्लास का अपर लिमिट और सेकंड क्लास का लोअर लिमिट है, सेकंड क्लास का अपर लिमिट और थर्ड क्लास का लोअर लिमिट सेम नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास चालू हो रही है 10 to 20, सेकंड क्लास 20 to 30, 30 to 40 थर्ड क्लास। तो यहाँ पे तो देखो फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट 20 था और सेकंड क्लास का लोअर लिमिट भी सेम था, तो यहाँ पे आपको बाउंड्री पॉइंट्स नहीं निकालनी है। लेकिन अगर क्लास ऐसी होती 10 to 19, 20 to 29, तो देखो फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट आपका 19 था और सेकंड क्लास का लोअर लिमिट 20 था, ये दोनों नंबर सेम नहीं थे, सेम होने चाहिए, इसलिए आपको बाउंड्री पॉइंट्स निकालनी पड़ती है ताकि क्लास कंटिन्यू हो जाए। ओके, लेकिन गाइस अगर क्लास लेंथ इक्वल नहीं है, सपोज कर लो, ठीक है, क्लास लेंथ अगर इक्वल नहीं है तो आप क्या करोगे, आपको हिस्टोग्राम के लिए प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी वाला सम होगा, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है गिवन फ्रीक्वेंसी इनटू मिनिमम क्लास लेंथ डिवाइड बाय करस्पॉन्डिंग क्लास लेंथ, उससे आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्लास लेंथ चेक करो, अगर क्लास लेंथ इक्वल है तो सिंपल सम होगा, सिर्फ आप चेक कर लो कंटिन्यूस क्लास है कि नहीं है। अगर क्लास लेंथ इक्वल नहीं है तो हिस्टोग्राम में क्या होगा गाइस, प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी वाला सम होगा, ठीक है। प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम हाइट ऑफ रेक्टेंगल या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी उसको बोला जाता है। ओके, देन गाइस अगर पॉलीगॉन वाला सम आता है तो आपको मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू को हम लोग सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं और सेंट्रल वैल्यू को क्लास मार्क भी कहा जाता है, ठीक है। और वो कहाँ से निकलता है, क्लास में से निकलता है। कैसे निकलता है, क्योंकि 1 मार्क में भी आता है काफ़ी बार कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, इससे आपको मिड वैल्यू मिल जाएगा। क्लास का मिड वैल्यू मतलब सेंट्रल वैल्यू मतलब क्लास मार्क आपको निकालना है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। गाइस काफ़ी बार 1 मार्क में रेंज फाइंड करने को बोलते हैं, ठीक है। रेंज सपोज कर लो कि आपके पास रॉ डेटा है, रॉ डेटा का मतलब सिंपल आपके पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं, 10 नंबर दे रखे हैं, तो हाईएस्ट नंबर में से लोएस्ट नंबर आप माइनस कर देना, रेंज निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास क्लासेस दे रखी है गाइस, ठीक है, तो क्या करना है, जो लास्ट क्लास का अपर लिमिट है उसमें से फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट आपको माइनस कर देना है, तो आपको रेंज मिल जाएगा। ओके, तो क्लास मार्क और रेंज आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको क्लास लेंथ पूछा जा सकता है। क्लास लेंथ कैसे निकालनी है गाइस, फॉर एग्जांपल 10 to 20 एक क्लास है, 20 to 30 एक क्लास है, 30 to 40 एक क्लास है, तो आपको जो आगे वाली सेकेंड क्लास की जो लोअर लिमिट है उसमें से फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट माइनस करो तो आपको क्लास लेंथ मिल जाएगा। ओके, सम्स में हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन सपोज कर लो सिंगल क्लास दे रखी है 10 to 20, तो आप कैसे निकालोगे क्लास लेंथ, आपको क्या करना है, 20 में से 10 माइनस करते हैं। सपोज आपकी क्लास है 10 to 19, तो 19 में से 10 माइनस कर देना। ओके, इस तरह क्लास लेंथ आपकी निकल जाएगी, जिसको हाइट ऑफ द क्लास भी बोला जाता है और क्लास लेंथ भी कहा जाता है। ओके, तो ये जनरली कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे जो आप एक जल्दी से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा गाइस जैसे 7 चैप्टर है ज्योमेट्री का, 7 चैप्टर में हमेशा याद रखना कि जब कभी आपको 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं तो उसमें आपको क्या करना है, ट्राइंगल के टोटल 6 पार्ट होते हैं, 6 पार्ट, 6 एंगल 6 साइड्स, ठीक है। कोई भी 3 पार्ट्स के बेसिस पे आप ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, लेकिन मेनली आपको याद रखना है कि उन 3 पार्ट्स में एक साइड होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम एक साइड होना चाहिए, तीनों एंगल आप यूज़ नहीं कर सकते, एक साइड होगा, मिनिमम एक साइड होना चाहिए। 2 साइड होंगे, 3 साइड होंगे चलेगा, लेकिन एक साइड मिनिमम होना चाहिए। 3 पार्ट्स के बेसिस पे आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।